हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होगा और यहाँ से सवाल अधिकतर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इसलिए आज हम अपने इस लेक्चर को करेंगे। और दोस्तों, आपका ये कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ में लास्ट में देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि लाभदायक वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं नोबेल प्राइज़। ये नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है ये तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि कब से ये देना स्टार्ट हुआ, किस व्यक्ति के द्वारा या किस संस्था के द्वारा ये वितरित किए जाते हैं, किन किन विषयों में दिए जाते हैं यानी क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए, नोबेल पुरस्कार जो वितरित होते हैं वो 1901 से वितरित किए जा रहे हैं, यानी 1901 से नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट होता है। लेकिन इससे पहले ये क्यों दिए जाते हैं और किस व्यक्ति की याद में दिए जाते हैं, तो 27 नवंबर 1895 में एक व्यक्ति थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। तो 27 नवंबर 1895 में अल्फ्रेड नोबल ने एक घोषणा की कि इनकी जो वसीयत है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ भाग को इन्होंने बोला कि यानी उसकी केंद्रीय बैंक जो थी, स्वीडिश की जो केंद्रीय बैंक थी, उसमें अपनी वसीयत का कुछ हिस्सा उस बैंक में जमा करवा दिया। और बोला गया कि इस हिस्से का जो प्रति वर्ष ब्याज होगा, उस ब्याज को ही 5 क्षेत्रों में, स्टार्टिंग में इन्होंने जो बोला था वो 5 क्षेत्रों के लिए बोला था कि 5 क्षेत्रों में जो कुछ अच्छा काम करे, यानी दुनिया भर को कुछ ऐसी चीज़ के बारे में खोज के बताए जो अभी तक ऐसी खोज अज्ञात थी, उसके बारे में लोगों को नहीं पता था। तो इस तरीके की थोड़ी हट के इन 5 चीज़ों में यानी 5 क्षेत्रों में यदि कोई काम करे तो उसको ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना था अल्फ्रेड नोबल का। और ये साथ ही में 1901 से नोबेल पुरस्कार वितरित होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबल की याद में कौन थे? अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश वैज्ञानिक थे। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 से इसकी शुरुआत हुई है। 1901 से ये दिए जाते हैं, 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। यदि इन 5 क्षेत्रों की बात करें कि किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, उसके बाद शांति के क्षेत्र में, शांति यानी पीस के क्षेत्र में, उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में। तो 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में अल्फ्रेड नोबल का ये कहना था कि यदि कोई व्यक्ति इन 5 क्षेत्रों में अच्छा कार्य करे, ठीक है, दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखाए कि जो अभी तक अज्ञान था, अनजान थे उस चीज़ से, तो उसके बारे में यदि बताए तो उन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा इनका कहना था। तो स्टार्टिंग में इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ? अब देखो, ये जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, इसमें ये और शर्त रखी गई है कि प्रति वर्ष एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को, 3 पर्सन्स को ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। 3 पर्सन से ज़्यादा व्यक्तियों को, 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम एक क्षेत्र में इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या 3 हो सकती है, इससे अधिक व्यक्तियों को नोबेल नहीं दिया जाता। इतनी बात इसमें रखी गई।
और एक बात और इसमें रखी गई, एक बात ये रखी गई कि ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन एक कंडीशन में मिलता है कि यदि अगर नोबेल पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि घोषित कर देते हैं, लेकिन ये जो नोबेल पुरस्कार मिलता है ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को बांटा जाता है, यानी 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो यदि किसी व्यक्ति का नाम नामित कर दिया गया, नामित करने के बाद घोषणा कर दी गई कि इस व्यक्ति को नोबेल दिया जाएगा, लेकिन वो 10 दिसंबर से पहले आकस्मिक या किसी कारणवश यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों को ये नोबेल मिल जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मौत यानी मृत्यु यदि घोषणा से पहले भी हो जाती है तो उसको ये नोबेल नहीं मिलता। यदि उस व्यक्ति को के नाम को घोषणा कर दी गई है तब उसको मिल सकता है, ठीक है। तो हम सीधे याद रखेंगे कि मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं मिलता। अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक क्षेत्र और जोड़ा गया, और जो वो क्षेत्र जोड़ा गया वो जोड़ा गया 6 नंबर का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा, इकोनॉमी। और ये सवाल भी बन जाता कभी कभी कि नोबेल पुरस्कार के क्षेत्रों में जो एक छठा क्षेत्र जोड़ा गया अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, ये कब जोड़ा गया, ठीक। तो 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र हैं इनमें कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनमें एक क्षेत्र ऐसा है, ये शांति का क्षेत्र, ठीक। कैसा है, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है तो ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। और ये बाकी के जो बचे हुए हैं 5 इनको स्वीडिश के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है, स्वीडिश द्वारा ये दिए जाते हैं। तो आपको ये कुछ फैक्ट थे, ये कुछ पुरानी बातें थी नोबेल से जो हमारे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं या फिर जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार शुरू से देखते हैं। देखो, नोबेल पुरस्कार जो देने स्टार्ट हुए वो किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा अपने मरते टाइम पर, यह बोला कि जो मेरी वसीयत है उसमें से कुछ हिस्सा, उन्होंने अपनी वसीयत का कुछ हिस्सा जो स्वीडिश बैंक है उसमें जमा करा दिया। स्वीडिश में केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसमें जमा करा दिया और बोला कि प्रतिवर्ष इस हिस्से का, इस धन का जो ब्याज होगा वो 5 क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जो कुछ अलग करतब दिखाएं उनको ये नोबेल दिया जाना चाहिए, यानी नोबेल पुरस्कार के रूप में वो धनराशि उनको दी जानी चाहिए। इतनी बातें उन्होंने बोली। और 5 क्षेत्र कौन कौन से बताए, चिकित्सा, रसायन, भौतिक, शांति और साहित्य, इन 5 क्षेत्रों के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद पहला नोबेल जो दिया गया, पहला नोबेल 1901 में दिया गया। इस पुरस्कार को मैक्सिमम 3 लोगों में ही बांटा जा सकता है, 3 से अधिक नहीं बांटा जा सकता। इस पुरस्कार को, इस प्राइज को मरणोपरांत नहीं बांटा जाता, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। छठा क्षेत्र जो है, छठा क्षेत्र 1968 में, छठा क्षेत्र 1968 में ये जोड़ा गया जो अर्थशास्त्र का होगा, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं बाय वन करके जो इसमें प्रति एक क्षेत्र है उसमें देने वालों की किस किस को ये मिला है, ठीक है। तो देखिए आते हैं, देखिए देखते हैं पहला पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2020, ठीक है। ये किसको दिया गया है, किस कारण दिया गया है, और हालांकि जिसको फिर दिया गया है उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, जो नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का पुरस्कार 2020 में दिया गया है वो किसी पर्सन को नहीं दिया गया है, अपितु एक संस्था है जिसका नाम है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसको ये अवार्ड दिया गया है। एक संस्था है, किसकी संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक संस्था है या उसकी एक एजेंसी है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है वो देखते हैं। तो भूखमरी मिटाने के लिए, अच्छा काम करने हेतु, जैसा कि आपने देखा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी लोग परेशान थे, तो उन परेशान लोगों या ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए इसको
नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य ही क्या है। तो इसका उद्देश्य ही यही होता है, विश्व में यानी पूरी दुनिया भर में या तो कोई युद्ध का माहौल हो या फिर कोई अन्य इमरजेंसी हो, तो उसमें जो लोग खाने वगैरह के लिए ज़रूरतमंद हैं, जिसको खाना वगैरह की आवश्यकता होती है या उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है, तो ये WFP उन लोगों तक खाना प्रोवाइड करता है, यानी उन तक खाद्य सामग्री जो है वो पहुंचाता है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ये संस्था कैसी है, तो ये संस्था जो है WFP, ये एक संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र में ही एक भाग है, इतनी बात याद रखना। इसका जो गठन हुआ था वो 1961 ईस्वी में इसका गठन होता है और इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। और WFP से डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेता है, जैसे कि ये एक किसका अंग है, तो ये किसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो रोम इटली में है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या होता है, तो उद्देश्य इसका ज़रूरतमंदों को तक जो खाद्य सामग्री है उसको प्रोवाइड करना ही इसका एक उद्देश्य है, और इसी को ही 2020 का शांति का नोबेल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं दूसरा देखते हैं। अब दूसरा आता है, देखिए अगला नोबेल देखते हैं, दूसरा नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है वो एक ही पर्सन को मिला है, जो कि एक लेडी है, अमेरिका की रहने वाली है, जिसका नाम लुइस ग्लक है। ठीक है, तो याद रखना लुइस ग्लक को 2020 नोबेल पुरस्कार साहित्य का वो लुइस ग्लक को मिला है। कारण क्या है, क्यों मिला है, तो इनकी सुरीली आवाज़ के लिए, इनकी सुरीली आवाज़ के लिए यानी सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद रख लेना कि जो लुइस ग्लक है, इनकी एक फेमस बुक है जो अवर्नो करके है। अवर्नो, सवाल डायरेक्ट पूछ लिया था कि अवर्नो बुक जो है वो किसकी बुक है, तो लुइस ग्लक की बुक है। और ये जो अवर्नो बुक है ये 2006 में पब्लिश हुई थी, जो 2006 में पब्लिश हुई थी ये अवर्नो नाम की बुक। ठीक है, और लुइस ग्लक जो है वो पेशे से एक प्रोफेसर है, एक यूनिवर्सिटी है उसमें इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, और साथ साथ एक कवित्री भी हैं। ठीक है, और इन्हीं के लिए यानी इनकी एक सुरीली आवाज़ के लिए जो काव्यात्मक पाठ करती हैं, काव्य पाठ करती हैं, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको 2020 का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो देखिए जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है इस बार वो 3 व्यक्तियों को मिला है, और 3 व्यक्ति कौन कौन हैं। पहले व्यक्ति हैं हार्वे जे अल्टर, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति हैं माइकल ह्यूटन, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं चार्ल्स एम राइज, जो कि ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को 2020 का नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल मिला है वो इन 3 व्यक्तियों को मिला है। कारण क्या है, किस कारणवश इनको मिला है, तो देखो जैसे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इनकी खोज काफ़ी समय पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी तक हेपेटाइटिस सी की खोज नहीं हुई थी। तो इन 3 लोगों ने मिलकर के क्या किया है, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, जिसके लिए इनको 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हालांकि दिया नहीं गया, 10 दिसंबर को ये वितरित किए जाते हैं। प्रति एक वर्ष 10 तारीख को यानी दिसंबर की 10 तारीख को नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं, लेकिन इनके नाम फाइनल हो चुके हैं, इन व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं फिजिक्स का, कि फिजिक्स का जो है किस किस को मिला है। तो दोस्तों देखिए देखते हैं चौथा नोबेल है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, यानी भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक के क्षेत्र में भी 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, और ये 3 लोग इस प्रकार हैं। एक का नाम है रोजर पेनरोस, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी के रहने वाले हैं। और एंड्रिया गेज
अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो रोजर पेनरोस है, जो इस नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार में जो धनराशि दी जाएगी, देखो दोस्तों, जो इसमें धनराशि दी जाती है वो प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें दी जाने वाली धनराशि फिक्स है और हर क्षेत्र की धनराशि फिक्स है, ऐसा इसमें कुछ फिक्सिंग नहीं है, हर साल घटती बढ़ती रहती है धनराशि। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर धनराशि दी जाएगी तो उस धनराशि का 50% तो केवल 50% तो केवल जो रोजर पेनरोस है इनको दिया जाएगा, और जो बाकी का 50% होगा वो 50% इन दो व्यक्तियों को दिया जाएगा। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज ये 50% में रहेंगे और रोजर पेनरोस अकेले ही 50% में रहेंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो जो रोजर पेनरोस हैं, तो इन्होंने देखो ऐसा काम किया है जिस काम के लिए जो आइंस्टीन थे उनको भी विश्वास नहीं था पूर्ण तरीके से। हालांकि उन्होंने कुछ चीज़ें उसके बारे में बताई थी। किसके बारे में बताई थी? ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, तो ब्लैक होल के बारे में आइंस्टीन ने भी कुछ बताया था, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ वो भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सके थे। तो अब जाकर के रोजर पेनरोस ने ब्लैक होल की खोज करी और उसके साथ साथ उसके रहस्यों का भी पता लगाया। तो इसी कारण ब्लैक होल की खोज करने एवं रहस्यों का पता लगाने के लिए रोजर पेनरोस को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो दो व्यक्ति और आते हैं, इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने ऐसा काम किया है कि जो दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग करके, दुनिया का ये सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग करके जो हमारी आकाशगंगा होती है, तो उस आकाशगंगा में भी इन्होंने एक ब्लैक होल की खोज की है, और उस ब्लैक होल का नाम क्या है? सुपर मैसिव ब्लैक होल। ठीक है, तो एक दूरबीन की सहायता से, दूरबीन का यूज करते हुए आकाशगंगा में सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज करने के लिए इन दो व्यक्तियों को नोबेल दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। जिनमें से जो नोबेल पुरस्कार की धनराशि होगी उनमें 50% में अकेले रोजर पेनरोस रहेंगे, रोजर पेनरोस, और जो शेष यानी बाकी का जो 50% रहेगा उसमें ये दो व्यक्ति रहेंगे, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। ठीक है, इतनी बात आपको फिजिक्स से याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, देखना चाहो तो ये देख लेना कि कौन सा वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला 5वां क्षेत्र हमारा, जिसमें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में किस व्यक्ति को मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में सिर्फ 2 व्यक्तियों को नोबेल के लिए चुना गया है, जिसमें एक है इमैनुअल कारपेंटियर, कहीं कहीं चारपेंटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो इमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरे हैं जेनिफर डाउडना जो अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका खोज निकाला। अब ये जीनोम एडिटिंग क्या होता? देखो, अभी तक जीनोम एडिटिंग कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, हालांकि पता तो था कि जीनोम एडिटिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है, कुछ कार्यविधि होती है, लेकिन इसका तरीका नहीं पता था कि किस तरीके से ये जीनोम एडिटिंग की जाती है। देखिए, मैं अगर थोड़ा सा समझाऊँ आपको, तो जीनोम एडिटिंग एक जीनोम इंजीनियरिंग है, जीनोम इंजीनियरिंग है। इसकी सहायता से क्या होता? तो इसकी सहायता से आप डीएनए को बदल सकते हो। जो हमारे अंदर डीएनए है, तो डीएनए क्या है? डीएनए भी एक आनुवांशिक इकाई है, डीएनए को आनुवांशिक इकाई बोला जाता। लेकिन ये जो जीनोम एडिटिंग है, इसकी सहायता से डीएनए को ही बदला जा सकता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हो सकती है, हालांकि बदला भी जा सकता है डीएनए को नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो जीनोम एडिटिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, डीएनए को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें यही याद रखनी है आपको कि जीनोम एडिटिंग में क्या कर सकते हैं हम? डीएनए का रिप्लेस कर सकते हैं, डीएनए को बदल सकते हैं, डीएनए को पूर्ण तरीके से खत्म यानी नष्ट भी कर सकते हैं, और डीएनए को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये जो काम होता है ये किस में होता है? ये जीनोम एडिटिंग में ही होता है, जो कि एक क्या होती? एक इंजीनियरिंग करते पहले, जीनोम इंजीनियरिंग, तो उसके अंतर्गत ये सब काम होते हैं। तो इसका एक तरीका खोजने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को, इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर डाउडना, इन 2 व्यक्तियों को नोबेल के लिए
चुना गया है। और ये जो सब व्यक्ति हैं इनको 10 तारीख में नोबेल दिया जाएगा। अब एक क्षेत्र और बचा है लास्ट हमारा अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, उसको और देखते हैं। तो दोस्तों देखो, छठा है हमारा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो देखो, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 2 व्यक्तियों को मिला है। एक है पॉल मिलग्रॉम जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और दूसरे रॉबर्ट विल्सन, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। कारण क्या है, किस लिए चुना गया है? तो देखो, इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में सुधार, ऑक्शन थ्योरी क्या होती है? ऑक्शन थ्योरी बोला जाता है नीलामी सिद्धांत, हिंदी में ऑक्शन थ्योरी को नीलामी सिद्धांत बोलते हैं, नीलामी सिद्धांत। तो जो नीलामी सिद्धांत है उसमें सुधार करने के लिए, और जो नीलामी की जाती है उसके तरीकों का आविष्कार करने के लिए, या तरीकों की खोज करने के लिए कि किस किस तरीके से हम नीलामी कर सकते हैं, इसमें इस काम के लिए अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इन 2 व्यक्तियों को नोबेल दिया गया है। ठीक है, ऑक्शन थ्योरी तो आप जानते हैं या नीलामी जानते हैं, जैसा कि आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सारी वस्तुओं की नीलामी लगती है, घर की, गाड़ी की, बंगले की। ठीक है, तो इस तरीके की जो नीलामी लगती हैं सॉरी, तो उसमें जो नीलामी सिद्धांत होते हैं, ऑक्शन थ्योरी है, उसमें कुछ सुधार किया जाए, और साथ ही साथ नीलामी के और भी कुछ तरीके नए इन्होंने खोजे, बताया कि ये तरीके बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस काम के लिए इन व्यक्तियों को, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को 2020 का नोबेल का पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी ये बटे नहीं हैं, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के 10 तारीख को, यानी 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया कौन इनको वितरित करता है, तो स्वीडिश के द्वारा। ठीक है, स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है इन 6 क्षेत्रों में, लेकिन 6 में से शांति के क्षेत्र को छोड़ करके जो शांति के नोबेल बटते हैं, दिए जाते हैं वो नॉर्वे के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी सब स्वीडिश के द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये 6 क्षेत्र थे जिनके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से देखा, पढ़ा, किस किस को मिला है, क्या कारण है, किस काम के लिए मिला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा देना, यानी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं कल किसी और पुरस्कार के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।